सूरज पृथ्वी पर बसे हर जीव का जीवन दाता है। सन के बिना हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। इसकी गैर मौजूदगी में धरती पर अंधेरा हो जाएगा और पूरी धरती बर्फ के ढेर में दब जाएगी। सूर्य की उष्मा के बिना जीवन का अस्तित्व ही असंभव है। लेकिन करीब 4.5 अरब सालों से चलता आ रहा ये दौर क्या हमेशा के लिए चलेगा? क्या हमारे सूर्य और सौरमंडल का अस्तित्व हमेशा के लिए टिका रहेगा? क्या सूर्य हमेशा के लिए ऐसा प्रकाशित रहेगा या एक दिन इसका अंत भी होगा? तो दोस्तों, अंत का तो ऐसा है कि इस धरती पर मौजूद हर चीज का अंत है, ना सिर्फ जीवों का लेकिन निर्जीव वस्तुओं का भी। कहा जाता है कि हीरा है सदा के लिए, लेकिन हीरा भी सदा के लिए नहीं है। लाखों या करोड़ों सालों बाद वो चमकता हुआ हीरा भी काला पड़ के कार्बन में रूपांतरित हो जाएगा और कोयला बन जाएगा। इस हिसाब से हमारे सूरज का भी अंत होगा, लेकिन उसके अंत से पहले हमें जानना होगा कि सूरज की पहले तो शुरुआत कैसे हुई थी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे सूर्य का सर्जन कैसे हुआ, आखिर सौरमंडल अस्तित्व में कैसे आया। तो दोस्तों, आज जहां पर सूर्यमंडल है उस जगह पर अरबों साल पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था। लेकिन इस जगह पर सूर्य और सूर्यमंडल के सभी ग्रहों का निर्माण आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ था। अब इस दुनिया में कुछ भी यूं ही तो नहीं होता है ना। किसी भी चमत्कार या किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। सूर्यमंडल के इस फॉर्मेशन के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी, और वो थी एक विशालकाय नेब्यूला, जिसे हमने बाद में द सोलर नेब्यूला नाम दे दिया। ये नेब्यूला एक ऑनिकाली गैस का बादल थी, और इस नेब्यूला का एक हिस्सा आज से करीब 5 अरब साल पहले अपने अधिक मास की वजह से ढह गया, और बाद में यह हिस्सा अपनी ग्रेविटी के कारण धीरे धीरे फॉर्म होता गया, और उससे सूरज और सौरमंडल के सभी ग्रहों का निर्माण हुआ। सूर्य और सूर्यमंडल के सभी ग्रहों को एक्सप्लेन करने वाली इस थियरी का नाम है द नेब्यूलर थियरी। और इस थियरी के अनुसार उस विशाल गैस की नेब्यूला में कम से कम एक या उससे अधिक सुपरनोवा विस्फोट अवश्य हुए होंगे, जिसके कारण उस बड़े गैस के बादल के एक हिस्से के ढह जाने या बिखर जाने की वजह से उस बादल में मौजूद उसका बड़ा रॉ मटेरियल उससे अलग हो गया, और धीरे धीरे उस गैस के बादल का बड़ा हिस्सा गति और दबाव की वजह से घूमना शुरू हुआ और रफ्तार से गर्म होने लगा। अब रफ्तार और घुमाव की वजह से उसका एक बड़ा हिस्सा मध्य में यानी कि केंद्र में गठित हुआ, और बाकी का कुछ हिस्सा उसके आसपास सर्कल में घूमता रहा। और इसके बाद एक विशाल प्लूटोप्लैनेटरी डिस्क का निर्माण हुआ। ये पूरी घटना होने में ही करोड़ों साल लग गए, और कुछ समय बीता और धीरे धीरे टेम्परेचर थोड़ा गिरने लगा, और इसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम का जो मध्य केंद्रित बीच वाला भाग था वो मास हमारे सूर्य के रूप में अस्तित्व में आया, और उसके आसपास घूम रहे रॉ मटेरियल से हमारी पृथ्वी, अन्य ग्रह, उपग्रह और सूर्यमंडल के कई और छोटे बड़े पिंडों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, इस तरह सूर्य, सभी ग्रहों और उपग्रहों को मिलाकर हमारा सूर्यमंडल बना। हमारे सूर्यमंडल का सबसे बड़ा पिंड हमारा सूरज है, जो सूर्यमंडल के टोटल पदार्थ में से 99% पदार्थ अकेला संजोए हुए है। पूरे सूर्यमंडल में सबसे ज्यादा द्रव्यमान केवल हमारे सूर्य का ही है, और उसका व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूरज भले ही देखने में हमें इतना बड़ा ना लगता हो, क्योंकि वो धरती से 14 करोड़ 96 लाख मतलब करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन असल में सूर्य पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है, और सूरज और पृथ्वी के 15 करोड़ किलोमीटर का अंतर काटने में सूर्य की रोशनी को करीब 8 मिनट और 16 सेकंड लग जाते हैं। दरअसल सूर्य धरती और अन्य ग्रहों से भिन्न है। वास्तव में वो एक तारा है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के करीब 100 अरब तारों में से एक तारा, और ये जो सूर्य है वो G2 कैटेगरी का तारा है, जो हमारी आकाशगंगा के 10% तारों में से एक है। जैसे हमारी पृथ्वी और सभी ग्रह हमारे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, वैसे ही हमारा सूरज भी अपने सभी ग्रहों, उपग्रहों, लघु ग्रहों और एंटायर सोलर सिस्टम को लेकर हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के मध्य भाग, उसके केंद्र की परिक्रमा कर रहा है, और ये परिक्रमा वो 220 किलोमीटर पर सेकंड या करीब 8 लाख किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कर रहा है।
हमारे सूरज को हमारी आकाशगंगा के मध्य का एक पूरा चक्कर लगाने में तकरीबन 25 करोड़ साल लग जाते हैं। सूरज की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, कैल्शियम और क्रोमियम तत्व से हुआ है। लेकिन दोस्तों, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के दूसरे एलिमेंट्स सूर्य में बहुत ही कम पाए जाते हैं। इस तरीके से सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक विशाल का एक गोला है। सूर्य के भीतर अगर जाए तो उसके केंद्र भाग को सूरज का कोर कहा जाता है, जहां का टेम्परेचर अपने चरम पर होता है। सूर्य के भीतर का उसका कोर का टेम्परेचर 1,56,00,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, जबकि सूर्य की सतह जो हमें हमेशा दीप्यमान और प्रकाशित दिखाई देती है, उसका तापमान हमेशा 6,000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और हमारी पृथ्वी का कोर जो हमारी पृथ्वी का सेंटर है, उसका तापमान भी सूर्य की सतह जितना ही यानी कि करीब 6,000 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। दोस्तों, यहाँ तक हमने सूर्य की शुरुआत और इस तारे के बारे में जाना, लेकिन चलिए अब जानते हैं कि सूर्य का अंत कैसे होगा। द एंड ऑफ सन। लगभग 4.5 अरब साल पहले जन्मा हमारा सूर्य प्रति सेकंड 6,570 लाख टन हाइड्रोजन को 6,530 लाख टन हीलियम में परिवर्तित करता है। अब इस दोनों आंकड़ों के बीच का तफावत मार्क कीजिए दोस्तों। 40 लाख टन हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता ही नहीं है, बल्कि ये हाइड्रोजन हीलियम के बजाय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है और वो ऊर्जा सूरज को छोड़ के अंतरिक्ष में चारों ओर फैल जाती है। ये वो ऊर्जा है जो हम पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश के रूप में पाते हैं और ये ऊर्जा सभी ग्रह पाते हैं। ये ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि वो जितनी प्रकाश के रूप में सभी ग्रहों पे पहुंचती है, उससे कई कई गुना ज्यादा ब्रह्मांड में विस्तृत हो जाती है। ऐसे हमारा सूर्य हर सेकंड अपना पदार्थ घुमा रहा है, लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तो इस प्रश्न का जवाब ये है दोस्तों कि ऐसा और आगे लगभग 5 अरब सालों तक चलेगा और उसके बाद सूर्य के केंद्र भाग का हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण सूर्य के केंद्र का तापमान अपनी हद पार कर लेगा और वो धीरे धीरे फूलने लगेगा और सूर्य जो अब है उससे करीब 100 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर कोई तारा ऐसे फूलने लगे तो इसे रेड जायंट कहते हैं। हमारा सूर्य भी एक दिन रेड जायंट स्टार बन जाएगा। सूर्य के ऐसे लगातार फूल जाने से उसका व्यास इतना बढ़ जाएगा कि वो बुध ग्रह और शुक्र ग्रह को अपने में ही निगल लेगा और उसके बाद आएगी हमारी धरती, हमारी पृथ्वी की बारी। लेकिन तब तक तो पृथ्वी पर सभी इंसानों या सभी जीवों का नाश हो चुका होगा और कुछ करोड़ों साल पश्चात सूर्य में अभी हाइड्रोजन के बदले सिर्फ और सिर्फ हीलियम ही बचा होगा और वो हीलियम अब कार्बन में रूपांतरित होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सूर्य अभी भी और ज्यादा फूलेगा। सूर्य आधे से ज्यादा सूर्यमंडल तक फैल जाएगा और बाद में धीरे धीरे उसके बाह्य पड़ किसी छिलके की तरह उखड़ के अंतरिक्ष में फैल जाएंगे और ऐसे धीरे धीरे उसके बाह्य पड़ ठंडे होते जाएंगे, बनते जाएंगे और बिखरते जाएंगे। ऐसा लगातार चलता रहेगा और अंततः सूर्य का सिर्फ कोर भाग बचेगा जो किसी गुठली की तरह होगा और जिसका आकार हमारी आज की पृथ्वी के जितना ही होगा। फिर भी उसमें गर्मी इतनी होगी कि जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। ये सूर्य की वो अवस्था होगी जिसे भौतिक निष्णात व्हाइट डॉर्फ कहते हैं। इस तरह हमारे सूर्य को एक समय पर एक सफेद और वामन तारे का स्वरूप मिलेगा। धीरे धीरे और करोड़ों साल बीतने तक वो व्हाइट वामन तारा भी अपना टेम्परेचर और अपनी ऊर्जा गवा देगा और अंत में समय के साथ बुझकर एक काले कोयले की तरह हो जाएगा। इस तरह धरती की जीव सृष्टि और एंटायर सूर्यमंडल को समाप्त कर देने के बाद हमारा सूर्य भी एक समय समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप चिंता मत करो, क्योंकि ये सब होने में अभी कम से कम 5 अरब साल लग जाएंगे। ब्रह्मांड में अभी कई सूर्य के साथ और कई सूर्य से पहले जन्मे तारों का अंत हो चुका है। कोई रेड जायंट हुए हैं तो कोई वामन श्वेत बन चुके हैं और कई तो बुझे हुए कोयले की तरह सिर्फ मृत देह के समान रह गए हैं। लेकिन इसके साथ समय समय पर ब्रह्मांड में कई और तारे भी जन्म ले रहे हैं। अब दोस्तों, अगर आपको यह लगता है
कि हमारा सूर्य एक ब्लैक होल या सुपरनोवा क्यों नहीं बना। तो चलिए इसे भी जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। जैसे कि मैंने आगे बताया, कोई भी तारा सोलर क्लाउड या सोलर नेबुला से जन्म लेता है, पर यह जन्म लेने वाला तारा या तो बहुत ही मैसिव यानी कि बहुत ही बड़ा होता है या फिर छोटा होता है। अब जो तारे छोटे होते हैं यानी कि हमारा सूरज है या उससे छोटे या उससे 3-4 गुना थोड़े बड़े मान लो, ऐसे तारे अंततः रेड जायंट बनते हैं। उसके बाद फूट के प्लेनेटरी नेबुला, व्हाइट डॉर्फ और अंततः एक बुझे हुए कोयले की तरह एंड अप हो जाते हैं। लेकिन जो तारे हमारे सूरज से 8 से 10 गुना ज्यादा मैसिव होते हैं, ऐसे लार्ज तारे अपने अंत तक पहुंचते पहुंचते रेड सुपर जायंट बन जाते हैं। और फिर इस रेड सुपर जायंट में से जो धमाका होता है उसे सुपरनोवा कहा जाता है। और इस सुपरनोवा के कोर के अवशेष में से तारे के 2 हश्र होते हैं, यानी कि इस सुपरनोवा के बाद तारा या तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है या तो फिर ब्लैक होल। अब जो तारा कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा होता है और जिसकी ग्रेविटी अंततः प्रकाश को निगलने में असफल रह जाती है, वो एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। और जो तारा बहुत मैसिव होता है और सुपरनोवा के बाद जिसकी ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि वो प्रकाश को भी अपने में निगल जाए, तो वो बन जाता है एक ब्लैक होल। तो इस तरह दोस्तों, एक तारे के अमूमन 3 हश्र होते हैं, या तो वो व्हाइट डॉर्फ बन के बुझ जाता है, या फिर वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, या फिर एक ब्लैक होल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और एंड में आपको बता दे कि एक तारा या यूं कहो कि हमारा सूरज पदार्थ की चौथी अवस्था में है, यानी कि वो घन नहीं है, प्रवाही नहीं है, वायु भी नहीं है। अगर आप समझ रहे हो कि सूरज पर आग लगी है, तो ऐसी वहां पर ना कोई आग लगी है ना ही कोई भट्टी है। वो पदार्थ की एक अलग ही चौथी और प्लाज्मा अवस्था में है। अगर आप प्लाज्मा अवस्था क्या है ये जानना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाए और पदार्थ की सभी अवस्थाओं के बारे में जाने, जो आपके ज्ञान में और बढ़ोतरी करेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नॉलेज इज एवरीथिंग। आगे फिर मिलेंगे एक और हेल्दी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ फैंटास्टिक डे, टेक केयर।